हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। आज की एडिटोरियल क्लास में द हिंदू का ही एक स्पेशल आर्टिकल कवर करेंगे जो आपको बताएगा फिजूल खर्ची के बारे में। जो बड़े बड़े बिजनेस घराने, बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेस टाइकून्स शादियाँ करते हैं हज़ारों करोड़ों रुपया लगा करके, खर्च करके। इनकी साइकोलॉजी क्या होती है और इनके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में एज यूजुअल। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर, इस क्विज़ के अंदर सबका सब अप्लाई होगा। क्लास के लास्ट में आपको इस क्विज़ को सॉल्व करना है मेरे साथ। 10 में से आपको 10 नंबर मिल जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको एक चैलेंज की तरह लेना है, पूरे मन से सीखना है, लोड बिल्कुल मत लो, हर चीज़ अपने लॉजिक से चलेंगे, बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहे जी द साइकोलॉजी ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस। साइकोलॉजी का मतलब होता है मानसिक स्थिति, सोचने का नज़रिया, ख्याल करने का तरीका। और एक्स्ट्रावेजेंस होती है जी फिजूल खर्ची, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने की आपकी आदत। अब इस एक्स्ट्रावेजेंस नाम के वर्ड को देख लो, इसकी स्पेलिंग देखनी है। एक्स्ट्रा तो आप लिख ही लोगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वेजेंस जो है उसमें VAGA लगा हुआ है, ऐसा GE नहीं लगा हुआ। जनरली एक्स्ट्रा वेजेंस की स्पेलिंग लोग GE के साथ लिखते हैं, सही स्पेलिंग है GA। तो स्पेलिंग हो गई इसकी। एक्स्ट्रा वेजेंस यानी फिजूल खर्ची, और इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा? किफ़ायत। किफ़ायत को बोलते हैं फ्रूगैलिटी। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, दोनों को दिमाग के एक ही कोने में रखना है। ज़्यादा खर्चीले हो तो एक्स्ट्रा वेजेंस दिखा रहे हो, और ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो तो फ्रूगैलिटी दिखा रहे हो। अब देखिए, ये तो नाउन्स हैं, एक्स्ट्रा वेजेंस और फ्रूगैलिटी। जो आदमी इन चीज़ों को फॉलो करे, फिजूल खर्ची और किफ़ायत को, उस आदमी के लिए जो एडजेक्टिव बनेगा वो एक्स्ट्रा वेजेंट से बनेगा एक्स्ट्रा वेजेंट। ये है फिजूल खर्ची और ये है फिजूल खर्च। फिजूल खर्च लड़का, फिजूल खर्च लड़की, फिजूल खर्च है ना, एक्स्ट्रा वेजेंट मैन वुमन, जो भी लिखना चाहें। और वैसे ही किफ़ायत को फॉलो करने वाला आदमी बन जाता है या औरत बन जाती है फ्रूगल। फ्रूगैलिटी को फॉलो करे वो फ्रूगल। फ्रूगल मैन, फ्रूगल वुमन, फ्रूगल चाइल्ड। चलिए, ये 4-5 वर्ड्स हैं, दिमाग के एक कोने में रहेंगे तो हमेशा याद रहेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल की टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा है जी एप्रिसिएशन ऑफ द रिच बाय द बोर्जुआ एंड द पुअर इन इंडिया इज़ क्वाइट इनएक्सप्लिकेबल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पढ़ने में। कह रहा है जो एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन यानी किसी की प्रशंसा, किसी की तरफ देखना, और मतलब उसके लिए जो है इम्प्रेस होकर के किसी की तरफ देखना। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई आपसे ज़्यादा पैसे वाला है, आपसे आगे है ज़िंदगी में, तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। कह रहा है जो अप्रिसिएशन का काम है, या हसरत भरी निगाहों से देखने का काम है, या दिल में बड़ी प्रशंसा करने का काम है, रिच लोगों की, अमीर लोगों की। और किन के द्वारा किया जाता है काम? ये किया जाता है बोर्जुआ और पुअर लोगों के द्वारा। बोर्जुआ कौन है जी? बोर्जुआ का मतलब होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को बोलते हैं बोर्जियस, लिखा गया बोर्जियस, बोला जाता है बोर्जुआ। और द पुअर मतलब सभी गरीब लोग। कह रहा है जी भारत के गरीब और मिडिल क्लास के द्वारा रिच लोगों को हसरत भरी निगाहों से देखने का जो काम है, ये क्वाइट इनएक्सप्लिकेबल है। ये चीज़ ना समझने लायक है या ना समझाए जाने सकने वाली लायक है। इनएक्सप्लिकेबल यानी जिस चीज़ को एक्सप्लेन ना किया जा सके। कोई चीज़ हो रही है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो क्यों हो रही है। तो ये हसरत भरी निगाहों से देखने का काम भी ऐसा है, हो तो रहा है लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल रहा। समझ गए? चलो अब आगे आर्टिकल डिटेल में देखोगे तो इस लाइन का आपको ट्रू मीनिंग समझ में आएगा, ऐसा क्यों कह रहा है ये। अमीरों की हमेशा से ही आदत रही है अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने के लिए शो ऑफ करना। तो ये आज का कुछ नया नहीं है, ये 5,000 सालों से चल रहा है। जिसके पास धन है वो उसको दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको क्यों देखना है हसरत भरी निगाहों से? इनसे पहले भी लोग करके गए थे और इनके बाद भी करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त क्यों नहीं रह सकते? इस लाइन का ट्रू मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए वर्ड्स को देखेंगे। एप्रिसिएशन की वर्ब है इज़, ठीक है। द रिच यानी सभी अमीर लोग, कॉमन प्लूरल नाउन। द पुअर यानी सभी गरीब लोग, है ना, अगेन कॉमन प्लूरल नाउन। और द बोर्जुआ यानी सभी मिडिल क्लास लोग। बोर्जुआ देख लेना, मटेरियलिस्टिक मिडिल क्लास को बोलते हैं बोर्जुआ, मध्य वर्ग को। इनएक्सप्लिकेबल यानी जिस चीज़ को एक्सप्लेन ना किया जा सके। अब देखो, इन से या अन से शुरू होने वाले ये सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में एबल लगा हुआ है, एक बार इन सभी वन वर्ड्स को अपने देखेंगे। आपको आते हैं, मुझे पता है ज़्यादातर आते होंगे। एक बार इनको अपने सबको ट्राई देंगे। मैं यहाँ पे वीडियो को कर रहा हूँ पॉज, आराम से एक बार खुद से सोचो आपको कितने याद है।
फिर मैं बताऊंगा तो याद रहेंगे ना, दिमाग में बैठेंगे। चलो देखिए, एक्सप्लिकेबल से बना एक्सप्लेन, तो इनएक्सप्लिकेबल यानी जिसको समझाया ना जा सके। इनकॉम्प्रीहेंसिबल ये बना है कॉम्प्रीहेंड से, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? रीडिंग को समझना, है ना, आरसी। तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जिसको समझा ना जा सके। समथिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, दोनों अलग चीज़ें हैं ये। एक चीज़ तो वो है जिसको आप समझा नहीं पा रहे हैं, और एक चीज़ वो है जिसको आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझा ना पाए इनएक्सप्लिकेबल, समझ ना पाए इनकॉम्प्रीहेंसिबल, दोनों वर्ड्स दिमाग में रखना। तीसरा है जी अनफैथमेबल। देखिए, कॉम्प्रीहेंड करना और फैदम करना एक ही बात है, किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल और इनफैथमेबल एक ही वर्ड है, यानी एक ही वर्ड के दो मीनिंग्स हैं, समझ गए ना, सिनोनिम है। चलिए अगला वर्ड है इनकंसीवेबल। देखिए, कंसीव का मतलब होता है किसी चीज़ की नींव रखना, किसी चीज़ को बनाना, चाहे तो वो कोई चीज़ हो या कोई ख्याल हो। आपने कुछ दिमाग में थॉट बना ली तो थॉट को भी कंसीव कर रहे हो, और रियल लाइफ में कोई चीज़ बनाई है तो भी उसको कंसीव कर रहे हो। माएँ जब बच्चा उनकी कोख में आ जाता है ना, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो भी कंसीव करती हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म हो चुका है पेट में, है ना, ऑलरेडी। चलिए, इनकंसीवेबल समथिंग दैट कैन नॉट बी इमेजिन्ड, जिसके बारे में सोचा ना जा सके, या ऑलमोस्ट अनलाइकली हो, ऐसी चीज़ जिसका होना बड़ा मुश्किल हो। इंडिस्पेंसिबल समथिंग दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद। देखिए, डिस्पेंस विद करना यानी किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना, या किसी चीज़ को, समझ गए ना, छोड़ देना। तो इनडिस्पेंसिबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। जैसे पढ़ाई है स्टूडेंट के लिए, वो इनडिस्पेंसिबल है, मेहनत के बिना स्टूडेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जिससे छुटकारा ना पा सकें, इनडिस्पेंसिबल। इनडेलिबल यानी समथिंग दैट कैन नॉट बी डिलीटेड। जैसे वो शाही होती है वोटिंग वाली, आपके उंगली पर रहेगी, 2-3 दिन तक इनडेलिबल रहेगी, आपके फिंगर पे वो छपी रहेगी, ठीक है। समथिंग कैन नॉट बी डिलीटेड। और लास्ट में इनएफेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। जिस चीज़ को एक्सप्रेस ना किया जा सके, समझाया ना जा सके, बताया ना जा सके, वो होती है इनएफेबल। तो ये सारे वन वर्ड्स 5-6 करवाए हैं, एक साथ रखना दिमाग में, एक स्क्रीनशॉट ले लो इनका, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। बढ़े आगे, पका पकाया पूरा मटेरियल आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं देने की, फ़ायदा लिया करो इसका मैक्सिमम। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सको। क्लासेस में आपके लाइक्स, आपके शेयर्स बहुत ज़रूरी हैं इनकी रेगुलरिटी के लिए। आपका एक छोटा सा लाइक एक फ्री ऑफ कॉस्ट जरिया है इस चैनल को सपोर्ट करने का, जरूर से वीडियो को लाइक दे दिया करो। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है मॉक टेस्ट लगाना। पहले आप सीखते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिल जाती है। एक सिंगल मॉक टेस्ट पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो, ईपीएफओ सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जो हैं कवर्ड है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको सभी एग्जाम्स के, उनको भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में इसी पास में आप लगा सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के नए प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट सबके सब इस पास में आ चुके हैं। सेल के दौरान 527 में आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस दिखाए उस पर कूपन कोड लगाना है YT10, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 527 रुपये। चलिए, पास की अगर ज़रूरत है तो सेल के दौरान अपना पैसा ज़रूर सेव करें इस कूपन का इस्तेमाल करके YT10। चलिए वो कैब शीट अपनी आज की 5 वर्ड्स शुरू करेंगे एक्स्ट्रा वेजेंट से। ये वर्ड आपको भी करवाई दिया। वो जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, फिजूल खर्च हो, रेकलेसली वेस्टफुल हो, वो होता है एक्स्ट्रा वेजेंट। मिस्टर माल्या, नाउ अ फाइनेंशियल फ्यूजिटिव इन इंडिया, हैज़ ऑलवेज बीन एन एक्स्ट्रा वेजेंट एपिक्यूरियन। मिस्टर माल्या जो हैं, जो हमेशा से, जो अभी एक फाइनेंशियल फ्यूजिटिव हैं, आर्थिक भगोड़े हैं भारत में, कह रहा है ये हमेशा से ही एक फिजूल खर्च यानी एक्स्ट्रा वेजेंट एपिक्यूरियन रहे हैं। एपिक्यूरियन वर्ड आपको कई बार करवाया हुआ है। ऐसा आदमी जो मौज मस्ती के लिए जीता हो, जिसके जीवन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मौज करना हो, इसको हेडोनिस्ट भी बोलते हैं, है ना, जिसको खाना पीना, घूमना फिरना, इन्हीं चीज़ों को लगता है कि यही लाइफ है। तो माल्या भी हमेशा से एक्स्ट्रा वेजेंट एपिक्यूरियन रहा है, इसी तरह की ज़िंदगी जीता है। तो ये एपिक्यूरियन वर्ड भी ध्यान रखना। एक्स्ट्रा वेजेंट ऑलरेडी आप देख चुके हैं। फिजूल खर्च को स्पेंड, थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट और स्क्वांडरर, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। यू हैव सीन दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे, और बार बार इसको देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है बोर्जुआ। लिखा गया है बोर्जियस, स्पेलिंग देख लेना, BOUR बोर,
GEOIS, अजीब सी स्पेलिंग है ये। फ्रेंच वर्ड है ये, फ्रांसीसी क्रांति से निकला था शायद। बोर्जुआ बोलते हैं मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास को, किसी भी देश की। द बोर्जुआ हैव बिन कॉलिंग फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, बोर्जुआ जो है मांग कर रहे हैं टैक्स में, यानी है ना, टैक्स में रिफॉर्म्स की, सुधारों की। बोर्जुआ को मटेरियलिस्टिक भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मिडिल क्लास होती है, सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल होती है। चलिए अगला वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। क्या होता है ये? देखिए ऑस्टेंशियस मतलब भड़कीला, इस तरीके से भड़कीला कि वो दूसरों को दिखाने के लिए ही भड़कीला हो। जैसे आपने कुछ ऊट पटांग कपड़े पहन लिए हैं, किसी लड़के ने, लड़की ने अजीब सा हेयर स्टाइल बना लिया है। क्यों बनाया है? लोगों की नज़रों में आने के लिए, ऑफ कोर्स, है ना। तो समथिंग नोटिसेबली शो ऑफ, शोइंग ऑफ, ऐसी चीज़ जो साफ साफ दिखाई देने में आपको पता हो कि ये शो ऑफ वाली है, दिखावटी है, जानबूझ करके है, और इसलिए ताकि लोग उसको देखें या उससे इंप्रेस हों। ऐसी चीज़ को बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस। इसको हिंदी में बोलते हैं दिखावटी या आडंबर भरा। डोनाल्ड ट्रंप इज ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड बाय डेमोक्रेट्स फॉर हिज ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल। डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है उनकी विरोधी पार्टी के द्वारा, डेमोक्रेट्स के द्वारा, उनके आडंबर भरे या दिखावटी लाइफस्टाइल के लिए। दिखावटी या आडंबर भरे को प्रिटेंशियस, कॉन्स्पिक्यूअस और ब्लेटेंट भी बोलते हैं। चलिए वर्ड ऑस्टेंटेशियस आज आप आर्टिकल में देखेंगे, नया वर्ड आपके लिए, थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की। चलिए दिखावटी या आडंबर भरा। चलिए अगला वर्ड है मैरिटल। वर्ड बना है मैरिज से। हर वो चीज़ जो शादी या विवाह से रिलेटेड है वो होती है मैरिटल। मैरिटल होम वो होम है जिसमें लड़की शादी के बाद जाएगी। मैरिटल फैमिली वो फैमिली है जो शादी के बाद आपकी फैमिली बन गई है, आपके इन लॉज। समझ पा रहे हैं ना। मैरिटल सेरेमनी वो सेरेमनी है जो शादी से जुड़ी हुई है, शादी का रिसेप्शन, शादी की बारात वारात। चलिए द गर्ल रिफ्यूज टू रिटर्न हर मैरिटल होम। लड़की ने मना कर दिया अपने ससुराल जाने से, मैरिटल होम जाने से, आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद। मैरिटल को नप्शल और कॉन्जुगल भी बोलते हैं, दोनों लिटरेरी वर्ड्स हैं। शेक्सपियर के लिटरेचर में आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, नप्शल, कॉन्जुगल। इनफैक्ट पहली बार मैंने जब इन वर्ड्स को पकड़ा था तो लिटरेचर के थ्रू ही पकड़ा था, है ना। मैं अपने शौक के हिसाब से लिटरेचर पढ़ लेता हूँ कभी कभार थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे ये वर्ड्स मैंने देखे थे। तो नप्शल, मैरिटल एक ही बात है। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, वैनिटी। वैनिटी होती है जी प्राइड या अरोगेंस, गुमान या घमंड, किसी चीज़ का आपके अंदर, समझ गए ना। वैनिटी इज़ द क्विक सैंड ऑफ द रीजन। वैनिटी जो है, गुमान जो है, वो दलदल है रीज़न का, या यूँ कह दे लॉजिक का। जैसे ही आप गुमान में आ जाते हैं तो समझ लो आप लॉजिक वॉजिक सब भाड़ में गया, तब आपकी तर्क शक्ति खत्म हो जाती है, आप जब भी थोड़ा सा, है ना, उसमें होते हैं। हर वैनिटी केप्ट हर फ्रॉम गेटिंग हर हेल्प। उसके गुमान ने, उसके अंदर के घमंड ने उसको दूर रखा हमसे, हेल्प से, हमारी हेल्प से। यानी हमारी हेल्प उसने मांगी नहीं, गुमान या घमंड की वजह से, मांगी होती तो मिल जाती। चलिए वैनिटी को, घमंड को ह्यूब्रिस, हाई हैंडेडनेस, कंसीटेडनेस से भी बताया जाता है। ये वर्ड आप आर्टिकल में वैनिटी देखेंगे। बहुत दिनों बाद आया, थोड़ा डिटेल में आपको करवा दिया। चलिए अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए बहुत दिनों से देश में चर्चाएं चल रही हैं अंबानी मैरिज की। 6-8 महीने से शादी चले ही जा रही है, और जब इसमें करोड़ों रुपया बहता है पानी की तरह, तो देश का जो गरीब आदमी है बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखने लगता है। मिडिल क्लास तो क्या करती है, रील्स बनाती है, रील्स देखती है इनकी, है ना। ये लड़की आई, ये इसने ये पहना, इसने वो किया, ये खाने में मिला। और गरीब आदमी क्या है, अंदर से जलता रहता है, देख करके गालियाँ भी देता है ना, मन में कह रहा है ये जो हो रहा है ना भारत में, होना नहीं चाहिए। 2 रीजन्स की वजह से। पहला रीज़न, जिसके पास जितना पैसा है वो जैसे खर्च करना चाहे वो कर सकता है। अगर आपने कमाया है, लीगली आपका पैसा है, तो देश आज़ाद है, आप जो करना चाहें उस पैसे को करने के लिए आज़ाद है। दूसरी बात ये कि जो रिच पीपल होते हैं, इनकी शुरू से ही साइकोलॉजी ऐसी रही है, इतिहास की बात कर रहे हैं हम, कि इनको एक्स्ट्रा वेजेंस या फिजूल खर्ची या दिखावटी पने की आदत होती है। ये इनके ब्लड लाइन में होती है, इनके संस्कारों में होती है। गलत बात नहीं है ये इनको मिली है विरासत में। और इस एक्स्ट्रा वेजेंस के अंदर अक्सर ये समाज का जो परेशानी, जो हार्डशिप है, जो पॉवर्टी है, उसको भूल जाते हैं। तो गलती इनकी नहीं है, ये इनके संस्कार हैं। आपको इनकी तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। समझ गए। अब इनकी साइकोलॉजी इस आर्टिकल में आपको डिटेल में अलग अलग स्टडीज़ के थ्रू बताई गई है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। टोन आज की एनालिटिकल, पढ़ के मजा आएगा, कुछ नया आप इसमें आप फाइंड करेंगे, है ना, नई चीज़ें। कह रहे इट इज़ हार्डली अ सरप्राइज दैट मोस्ट वेडिंग एक्स्ट्रावेगेंजास बिकम एपिसेंटर्स ऑफ क्लासिज्म। कह रहा है जी ये हार्डली एक सरप्राइज की बात है। हार्डली यानी ना के बराबर या बड़ी मुश्किल से।
कह रहा है जी ये चीज़ बड़ी मुश्किल से ही एक सरप्राइज़ होगी या एक हैरानी वाली बात होगी। और कौन सी बात? बात ये कि ज़्यादातर जो वेडिंग्स की एक्स्ट्रा वेगेंजाज हैं, क्या होती है एक्स्ट्रा वेगेंजा? देखिए एक्स्ट्रा वेजेंस का मतलब है आपकी फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रा वेगेंजा मतलब आपका फिजूल खर्च करने का, फिजूल खर्ची के साथ जो चीज़ें होती हैं जिसमें शो ऑफ कर दिया आपने, है ना, एकदम मौज मस्ती के माहौल के अंदर खूब पैसा उड़ा दिया, ये जो पूरी प्रक्रिया है इस एक्ट को बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंजा। कह रहे ज़्यादातर जो वेडिंग की फिजूल खर्चियाँ होती हैं, ऐसे समझ लो, वो बन जाती हैं फोकल पॉइंट या एपी सेंटर क्लासिज्म का, यानी जातिवाद का। क्लासिज्म मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इसको बोलते हैं क्लासिज्म। तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, जब भी कोई शादी में ज़्यादा खर्चा होगा तो देश में मिडिल, अपर और लोअर क्लास की बहस जरूर छिड़ जाएगी। इट की वर्ब इज हार्डली, आप समझते हैं, ना के बराबर या बड़ी मुश्किल से। वेडिंग एक्स्ट्रा वेजेंजा यानी शादी के अंदर होने वाली फिजूल खर्ची। वर्ब है इसकी बिकम। एपी सेंटर यानी किसी चीज़ का फोकल पॉइंट। ये वर्ड बना है भूकंप से। भूकंप का एपी सेंटर वो होता है जहाँ पे वो भूकंप या अर्थक्वेक शुरू हुआ होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा एपी सेंटर पे। ठीक है ना, तो फोकल पॉइंट बिल्कुल बीच का सेंटर होता है एपी सेंटर। क्लासिज्म आपको बता दिया। कह रहा है जी टेक द रीसेंट डिस्प्ले ऑफ ऑस्टेंटेशियस वेल्थ बाय अ बिलियनर ड्यूरिंग हिज फैमिलीज नप्शल्स। कह रहा है जी रीसेंट डिस्प्ले ले लो, टेक करो, एग्जाम्पल के तौर पे लो, हाल ही में जो डिस्प्ले हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, और किसका? आडंबर भरी वेल्थ का या पूंजी का। एक बिलियनर के द्वारा, एक खरबोपति आदमी के द्वारा अपनी फैमिली के नप्शल के दौरान, फैमिली के मैरिटल या कॉन्जुगल प्रोग्राम्स के दौरान, है ना, संगीत, बारात, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग। कह रहा है इसी को एक एग्जाम्पल पे ले लो, तो हुआ क्या? डैश लगा के बता रहा है, इट इज़ अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ वैनिटी ब्लाइंड्स दीज मॉगल्स टू द ग्लेरिंग रियलिटीज ऑफ देयर एब्सर्ड ग्रैंडियोर। कह रहा है ये ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, चमकता हुआ एग्जाम्पल है, चमकता हुआ उदाहरण है कि कैसे जो घमंड या गुमान होता है वो ब्लाइंड कर देता है, अंधा बना देता है इन मोगल्स को, इन उद्योगपतियों को, इन बड़े बड़े करोड़पतियों को। और किस चीज़ के लिए? चमकती हुई सच्चाइयों के लिए, ग्लेरिंग रियलिटीज़ के लिए, जो है उनके बेवकूफ़ाने ग्रैंडियोर की, शानो शौकत की, इन इक्वालिटी की यानी कि असमानता की, एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी की, हर तरफ फैली हुई गरीबी की। समझ पाए सेंटेंस का मीनिंग? कह रहे जी रीसेंट एग्जाम्पल ले लो उस बिलियनर का जिसकी शादी में बहुत ऑस्टेंटेशियस तरीके से वेल्थ दिखाई गई, है ना, अपना ही पैसा था, उसका खुद ने खर्च किया, लेकिन दिखा के खर्च किया पूरे देश को। तो कह रहा है ये वही एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि जब भी गुमान आदमी के दिमाग में आए पैसे का, तो वो अंधा हो जाता है अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के। वो समझ ही नहीं पाता है इन रियलिटीज़ को कि जो वो ग्रैंडियोर, जो शौकत दिखा रहा है, वो कितनी बेवकूफ़ाना है। ऐसे एक स्टेट में, ऐसे एक देश में जहाँ इनइक्वालिटी बहुत हो और हर तरफ गरीबी ऑलरेडी फैली हो। चलिए, टेक यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड होगा यू। वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है तो सब्जेक्ट यू ही होता है ना। आप ही को कहा जा रहा है ना एग्जाम्पल लेने के लिए, तो यू टेक द रीसेंट डिस्प्ले, तो यू सब्जेक्ट, टेक उसकी वर्ब। ऑस्टेंटेशियस यानी आडंबर भरा, एकदम दिखावटी। नप्शल यानी शादी से जुड़ी हुई चीज़ें, शादी की बारात, है ना, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं, नप्शल। ग्लेरिंग यानी चमकने वाला, दूर से नोटिसेबल हो, जैसे सितारा होता है, सूरज होता है, चंद्रमा होता है, कोई भी चीज़ जो चमकती हो, दूर से दिखाई दे, वो होती है ग्लेरिंग। तो ये चमकने वाला एग्जाम्पल था। वैनिटी, ह्यूब्रिस, हाई हैंडेडनेस, आपका घमंड होता है, वो है इसकी ब्लाइंड्स, ब्लाइंड करना यानी किसी को अंधा बनाना। मुगल कौन होता है? एक बड़ा उद्योगपति, अरबों या खरबोपति। इसके लिए और भी वर्ड है हमारे पास, इंडस्ट्रियलिस्ट, टाइकून बोल देते हैं इसको, मैग्नेट बोल देते हैं। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, वन वर्ड्स, बड़े पैसे वाले लोगों के लिए यूज होते हैं वर्ड जो हैं, बैरन, टाइकून और मैग्नेट। एब्सर्ड यानी मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ाना, इसको रिडिकुलस या लुडिक्रस बोलते हैं। ग्रैंडियोर यानी शानो शौकत या वैभव। वोकैब बहुत सारी आई है। कह रहे जी एन इकोनॉमिक स्टडी, इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी इन इंडिया 1922 to 2023, the rise of billionaire Raj has revealed that in 22-23 the top 1% held 22.6% of income and a staggering 40.1% of wealth। कह रहा है कि इकोनॉमिक स्टडी जो थी, जिसका नाम था ये पूरा स्टडी का नाम है, कोट से अनकोट के बीच में, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। कह रहा है जो इकोनॉमिक स्टडी हुई है, इसने रिवील किया इस बात को कि 2022-23 में जो टॉप 1% लोग थे देश के, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी जो है 1% ऊपर वाले, कह रहा है वो रखते थे 22.5% इनकम को और स्टैगर कर देने वाली, चौंका देने वाली 40% वेल्थ को। मतलब टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% पूंजी है, 99 के पास 60% है।
इनफैक्ट लास्ट 40 के पास 2-3% ही होगी, जो नीचे के बॉटम के 40-30 हैं उनके पास 2-3% पूंजी ही होगी। समझ पा रहे हो इस बात को? स्टैगरिंग यानी चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला। इनकम भी इनके पास 22% है और पूंजियाँ इकट्ठी इतनी है। चलिए, इकोनॉमिक स्टडी की वर्ब है हैज़ रिवील्ड, टॉप 1% की वर्ब है हेल्ड, हेल्ड करना, होल्ड करना, अपने पास रखना। स्टैगरिंग यानी चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला। ये वर्ड आज मैंने डिटेल में नहीं करवाया लेकिन बहुत बार हो चुका है। स्टैगर करना यानी लड़खड़ाना। अगर कोई चीज़ स्टैगरिंग है तो वो इतनी हैरान कर देने वाली है कि आप सही से चल भी नहीं पा रहे हो। एकदम कोई बात आपको झटके से पता लगती है तो आप लड़खड़ा जाते हैं ना, इस तरीके से इस वर्ड को बनाया गया स्टैगरिंग, हैरान या परेशान कर देने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। बिलियनर राज क्या होता है? जब पहले लाइसेंस राज था, हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस चाहिए था। बिलियनर राज मतलब समझ पा रहे होंगे आप, बिलियनर जो खरबों अरबपति हैं वो कैसे देश को मैनेज करते हैं अपना इन्फ्लुएंस से यूज़ करके। कह रहा है इन रियल नंबर्स दैट टॉप 1% ऑन्स एन एवरेज ऑफ 54 मिलियन। कह रहा है अगर आंकड़ों की बात करें तो देश के टॉप 1% ऑन करते हैं एवरेज 54 मिलियन रुपयों को। एवरेज का मतलब है टॉप 1% में हर आदमी कम से कम 54 मिलियन रुपया रखता है एवरेज। 54 मिलियन मतलब 5.5 करोड़ रुपया। कह रहा है जी 40 टाइम्स मोर देन द एवरेज इंडियन, जो कि 40 गुना ज़्यादा है एक एवरेज इंडियन से। समझ गए? चलिए, टॉप 1% की वर्ब है ऑन्स। टॉप 1% यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे 1% की वर्ब सिंगुलर जो है प्लूरल होनी चाहिए थी। 1% पीपल है ना, ये टॉप 1% पीपल है ना, तो ये अगर पॉपुलेशन का टॉप 1% है तो ये प्लूरल ही है और इसलिए वर्ब प्लूरल देना चाहिए टेक्निकली। परसेंटेज, पोर्शन, प्रपोर्शन हमेशा अपनी वर्ब जो है अपने बाद में जो नाउन अंडरस्टूड है उसके हिसाब से लेंगे। अगर वो नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे मोर देन वाला, आगे दिखाऊंगा आपको ये कॉन्सेप्ट, एक बार पूरा करेंगे इसको पैराग्राफ को। कह रहा है मीन वाइल द बॉटम 50% एंड द मिडल 40% हैव 0.17 मिलियन एंड 0.96 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कह रहा है टॉप 1% में एवरेज हर एक के पास 5.5 करोड़ है रुपयों में। कह रहा है और इसी बीच जो नीचे वाले 50% है और बीच वाले जो 40% है इनके पास 0.17 मिलियन रुपए या और 0.96 मिलियन रुपए हैं क्रमशः या रिस्पेक्टिवली। 0.17 मिलियन कितना हो गया भाई? कितना हो गया भाई? 1 मिलियन होता है 10 लाख। 0.17 मिलियन यानी 1,70,000 और 0.96 मिलियन का मतलब हो गया जी लगभग 10 लाख या 9,60,000। तो बॉटम 50% के पास एवरेज जो है 1,70,000 रुपये, बहुत कम है ये। मतलब आपकी टोटल पूंजी है ये, घर, मकान, दुकान, कैश, डीमैट, शेयर, आपके जो भी कुछ है ना सब मिला करके। तो बॉटम 50% लोग, आधा भारत जो है, उनकी अगर संपत्ति पूरी बेच दें तो ये हर एक आदमी के पास 1,70,000 रुपये निकले सब मिला के। और बीच में जो लोग हैं 40%, इनके पास 9,60,000 रुपये। कह रहा है शॉकिंगली इनफ द वेल्दिएस्ट 10,000 इंडिविजुअल्स इन इंडिया ऑन एन एवरेज ऑफ 22.6 बिलियन ईच। कह रहा है शॉकिंगली इनफ, एक बात और बताएं आपको, शौक देने वाली, लायक शौक देने के लिए काफ़ी बात है ये, हैरान करने वाली, कि जो वेल्दिएस्ट 10,000 इंडिविजुअल्स हैं, भारत के सबसे अमीर 10,000 लोग हैं, वो ऑन करते हैं एवरेज 22.6 बिलियन ईच। 1 बिलियन यानी 100 करोड़। कितने हो गए भाई ये? 2200 करोड़। मतलब 2-2.5 करोड़ रुपया हर आदमी के पास है, टॉप 10,000 इंडिविजुअल्स की बात करें। कह रहा है जी विच इज़ 17643 टाइम्स मोर देन द नेशनल एवरेज, जो इतने गुना ज़्यादा है नेशनल एवरेज से, हमारी पर कैपिटा जीडीपी से। समझ गए? तो बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिका में भी मिलेगा, भारत में मिलेगा, हर कंट्री में होता है। हमारे यहाँ में ज़्यादा खलता है क्योंकि गरीब लोगों के पास कुछ नहीं है। यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हमें दिख रहे हैं। अगर सबके पास खाना हो तो ये जो है वेल्थ इनइक्वालिटी हर देश में आम है। चलिए इंडिविजुअल्स की वर्ब है ऑन, विच की वर्ब है इस। अब दो कॉन्सेप्ट्स आपको फटाफट करवाऊंगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, 2 बार आप देख रहे हो इसको। मोर देन, मोर देन आपको अच्छे से पता है। मोर देन, हायर देन, है ना, स्मार्टर देन, फास्टर देन, कंपैरेटिव डिग्री और देन का इस्तेमाल किया जाता है एक साथ, है ना। दिस कार इज़ फास्टर देन दैट कार, ये कार बहुत ज़्यादा तेज़ है या ज़्यादा तेज़ है दूसरी कार से। लेकिन ध्यान रखें ये कंपैरेटिव डिग्री और देन कभी भी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स, कोई भी हो, टाइम समझते हो ना, गुना। 2 टाइम्स यानी 2 गुना, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 1000 गुना, 5000 गुना के साथ में इस कॉम्बो का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, करने को कर सकते हो, मीनिंग भी निकल आएगा, लेकिन टेक्निकली, ग्रामेटिकली ये हम यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है सेंटेंस को, आप कैसे और इस कॉन्सेप्ट को कैसे लगाओगे।
एलिफेंट्स आर एटलीस्ट 15 टाइम्स हैवियर देन एनी अदर लैंड एनिमल। एलिफेंट्स जो हैं, हाथी जो हैं, कम से कम वो 15 गुना हैवी हैं या ज़्यादा भारी हैं किसी दूसरे लैंड एनिमल के। तो हाथी के सामने आप कोई भी लैंड एनिमल ले आओ, कम से कम हाथी उससे 15 गुना भारी तो होगा ही। 50 गुना भी हो सकता है, 150 गुना भी हो सकता है, कम से कम 15 गुना जरूर होगा। समझ गए? 15 टाइम्स यानी 15 गुना, हैवियर देन यानी ज़्यादा भारी। अब क्या बताया था, ये टाइम्स और ऐसा वाला कॉम्बो साथ में नहीं आएगा। तो क्या करें, तो हैवियर देन को आप निकाल दें, देन को, और जैसे ही देन निकलेगा तो हैवी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बिना देन के नहीं आती। समझ पा रहे हो ना, देन और कंपैरेटिव डिग्री साथ में चलते हैं। तो आप क्या करें जी, आप कंपैरिजन के लिए यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें एस हैवी एस। तो ये तरीका होता है इन सेंटेंसेस को सही करने का। कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बनाएं और देन को हटा के लगा दें एस। वी हैड टू पे ट्वाइस मोर, पेड ट्वाइस, वी हैड टू पे ट्वाइस मोर द एक्चुअल वर्थ ऑफ द आइटम। हमें पे करना पड़ा दुगना ज़्यादा एक्चुअल वर्थ से उस आइटम की, जो उस आइटम की कीमत थी हमें उसे दुगना ज़्यादा देना पड़ा। तो क्या करें, ट्वाइस को वैसा ही रहने दो, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। मोर देन को आप निकाल देंगे, देन को, मोर की पॉजिटिव डिग्री होती है मच, मच, और यहाँ लिख देंगे एज मच एज। समझ पा रहे हो ना? द न्यू प्रोसेसर इज 10 टाइम्स क्विकर, द न्यू प्रोसेसर इज 10 टाइम्स क्विकर देन द प्रीवियस मॉडल। नया प्रोसेसर 10 टाइम तेज है प्रीवियस मॉडल से। 10 टाइम्स, 10 टाइम्स क्विकर। तो क्या करें, देन को निकाल दो, क्विकर को चेंज करके लिख दो क्विक, यहाँ लगा दो एस और शुरू में भी लगा दो एस। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें गलती फिर से नहीं करोगे। एडजेक्टिव चैप्टर में करवाया हुआ है बेसिक्स में, फिर से आपका यहाँ रिवीजन हो गया। लास्ट सेंटेंस सभी का होमवर्क है, ट्राई दे दो इसको कमेंट सेक्शन में फटाफट से, जल्दी से। आफ्टर द मर्जर द कंपनी बिकेम 20 टाइम्स रिचर देन इट्स नियरेस्ट कॉम्पिटिटर। मर्जर के बाद में कंपनी 20 गुना और अमीर हो गई अपने सबसे नज़दीकी प्रतियोगी से। क्या लगाऊं यहाँ पे? चलो सही करके कमेंट्स में डालना, एक भी बच्चा गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट्स में चेक करेंगे और आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है? सब ट्राई करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इवन मोर स्टार्टलिंग इज दैट नियरली 90% ऑफ दिस बिलियनियर वेल्थ इज हेल्ड बाय अदर अपर कास्ट। कह रहा है और स्टार्टलिंग बात ये है, इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि लगभग 90% जो हैं बिलियनर, ये जो वेल्थ है बिलियनर्स की, ये हेल्ड की जाती है अपर कास्ट के द्वारा, अगड़ी जातियों के द्वारा। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। स्टार्टलिंग एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस की समझा देता हूँ। सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये है कि 90% की वर्ब है इज हेल्ड। 90% की खुद की कोई वर्ब नहीं हो सकती, आपको पता है परसेंट की वर्ब नहीं होती है, तो बाद में रखे हुए नाउन की वर्ब है। नाउन है यहाँ पे वेल्थ, वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर है इज हेल्ड। अगर वेल्थ की जगह कोई प्लूरल नाउन होता तो वर्ब हो जाती आर हेल्ड। ठीक है ना? तो ये वर्ब आप समझ गए। और ये जो पूरी बात है ना, इसकी वर्ब है इज। दैट 90% ऑफ दिस बिलियनर वेल्थ इज हेल्ड बाय अपर कास्ट इज मोर स्टार्टलिंग। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं, दैट जो है दैट की वर्ब है इज। वो दैट वाला करवाया हो ना आपको मैंने कॉन्सेप्ट, दैट शुरू में आ जाए, दैट दिस हैपेंड इज रियली स्टार्टलिंग। समझ रहे हो ना? दैट की वर्ब हो गई इज, 90% की वर्ब है इज हेल्ड। स्टार्टलिंग यानी हैरान परेशान कर देने वाला, वही स्टैगरिंग और स्टार्टलिंग एक ही बात है। मैं स्ट्रक्चर्स इसीलिए करवा रहा हूँ जो बच्चे मन से पढ़ते हैं, जिनके कन्फ्यूजन्स आती है जिनके मन में, उनकी निकल सके, टेक्निकली सीख सको। नहीं तो कोई मेरे ख्याल से टीचर नहीं होगा इतना, हर चीज़ को इतना डिटेल में सबको पता भी नहीं होता और बताने का टाइम भी नहीं होता है ना इन क्लासेस में। कह रहा है अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑन लेस देन 10%, scheduled caste a meager 2.6% and scheduled tribes have no representation at all। कह रहा है जो ओबीसी हैं वो ऑन करती हैं 10% से कम बिलियनर्स की वेल्थ को। स्केड्यूल कास्ट जो हैं, एससी के जो हैं, वो सिर्फ 2.6% हैं इस बिलियनर वेल्थ को ऑन करने वाले। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन इस बिलियनर वेल्थ में नहीं है। ये जो ऊपर बात कर रहे थे ना 2000 करोड़, 250 करोड़, 2500 करोड़, इसमें 90% अपर कास्ट वाले हैं, 10% ओबीसी हैं, 2-2.5% एससी हैं और 9 एसटी हैं। चलिए, मीगर मतलब थोड़ा सा, तुच्छ सा, अदना सा, ये मीगर है इनका 2.6% का आंकड़ा। कह रहे जी दो, द नीति आयोग रिपोर्टेड दैट 135 मिलियन इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 16 and 2021।
कह रहे हैं हालांकि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट किया था कि लगभग 135 मिलियन इंडियंस हैं, या यूं कहते हैं लगभग 13 करोड़ इंडियंस हैं जो निकल करके आए या स्केप करके आए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। पॉवर्टी यानी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल यानी जिसके कई डायमेंशंस हैं, कई पहलू हैं। वैचारिक गरीबी, शैक्षिक गरीबी, आर्थिक गरीबी, है ना, डायमेंशन तो कई हो सकते हैं गरीबी के। तो कई तरह की गरीबियों से निकल करके बाहर आए 135 मिलियन लोग, यानी 13.5 करोड़ लोग 16 से 21 के बीच में 5 साल में। कह रहा है ऐसा है, मानते इस बात को। कह रहा है फिर भी बात ये है, अ रीसेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट इन 2022 56.5% ऑफ इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। एक रीसेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट ने इसके सामने ये कहा है, ये हाईलाइट किया है, 2022 में आधे से ज़्यादा भारत ऐसा था जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। अफोर्ड करना यानी कीमत को सहना, जो कीमत को सह ही नहीं सकता था, जुटा ही नहीं सकता था एक हेल्दी डाइट को। और वो कौन सी डाइट है? कॉस्टिंग 4.20 पीपीपी डॉलर्स पर पर्सन पर डे, जो कोस्ट करे लगभग 4.20 या 4.20 पीपीपी डॉलर्स को पर पर्सन पर डे। पीपीपी डॉलर्स क्या होते हैं? परचेज पावर पैरिटी में $4.5। ऐसा नहीं है यहाँ $4.5 अगर इंडिया में यूज़ करो, कोई चीज़ लाओ, वो चीज़ अमेरिका में भी $4.5 की मिलेगी, ऐसा नहीं है। अमेरिका में वो चीज़ मिलेगी आपको $16 की। समझ रहे हो? यहाँ पानी की एक बोतल है, मान लो $4 की है, ₹350 की, तो अमेरिका में वो डॉलर आपको 16, वो बोतल जो है $16 की मिलेगी। लेकिन पीपीपी के अंदर क्या है, सब कंट्रीज़ का सामान हम बराबर कर देते हैं, इस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो अगर 4 पॉइंट पीपीपी की 20 की पीपीपी की बात करें तो ये लगभग हो गया ₹350। तो एक आदमी को कम से कम दिन में ₹350 का खाना खाना ही होता है, और आधा भारत जो है इस रिपोर्ट के हिसाब से इतना खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। रिपोर्ट की वो है हाईलाइटेड 56.5% की वो है कुड नॉट अफोर्ड। अफोर्ड करना किसी चीज़ की कीमत को सहना। कह रहा जी ऑलमोस्ट 790 मिलियन इंडियंस कुड नॉट स्पेंड ₹350 डेली ऑन हेल्दी फूड। ये वही हो गया 4.20 पीपीपी यानी ₹350। तो लगभग 790 मिलियन इंडियंस हैं। 790 मिलियन कितने हो गए? 80 करोड़। ये ₹350 रोज़ नहीं रखते हैं पर पर्सन हेल्दी फूड के लिए। घर में अगर 4 लोग हैं तो ₹1400 हो गए। तो मतलब समझ पा रहे होंगे आप, वास्तव में नहीं है लोगों के पास इतना पैसा, इंडियंस की वजह कैन नॉट स्पेंड। कह रहा है अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप अ वेडिंग कॉस्टिंग 600 मिलियंस मेक्स द 1271 करोड़ स्पेंट बाय द सेम बिलियनर्स फैमिली ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और CSR एक्टिविटीज़ सीम लाफेबल। कह रहा अगर इस बैकड्रॉप के सामने देखें, इस परिदृश्य, इस बैकग्राउंड के सामने देखें कि लोगों के पास ₹350 नहीं है ढंग का खाना खाने के लिए पूरे दिन में, जो बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर वाइटामिन्स, प्रोटीन चाहिए आपको अगर अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा ना। कह रहा अगर इस बैकड्रॉप को देखें कि लोगों के पास ये भी नहीं है, तो ऐसे एक देश में जब एक $600 मिलियन की शादी होती है, $600 मिलियन कितना हो गया भाई? लगभग 5,000 करोड़ रुपए। तो 5,000 करोड़ रुपए की जो शादी है वो बना देती है 1271 करोड़, जो खर्च किया था इसी बिलियनर फैमिली ने, इसकी कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में या समाज के उद्धार के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये बना देती है इसको हंसी का पात्र या लाफेबल। मतलब शादी में आपने 5,000 करोड़ खर्च किए, आप ही के हैं पर आपने खर्च किए, लेकिन जब सरकार ने आपको कहा कि समाज के लिए कुछ करो, तब आपने 1271 ही खर्च किए उस साल। तो ये चीज़ जो है ना, बड़ी हंसी की बात लगती है हमें। आप ऐसा मतलब लोगों को देख करके, लोगों की परेशानी को आप देख क्यों नहीं पा रहे हो? वेडिंग की वर्ब है मेक्स, बैकड्रॉप यानी, ठीक है ना, बैकग्राउंड। चलिए, कह रहा है वाई डू बिलियनर्स स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली वाइल द मासेज सफ़र। अब ये सवाल पूछ रहा है, कह रहा है बिलियनर्स स्पेंड क्यों करते हैं, खर्चा क्यों करते हैं फिजूल खर्ची के साथ में, एक्स्ट्रावेजेंटली, जबकि जो मासेज हैं, मासेज मतलब कॉमन मैन, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में उनको बोलते हैं मासेस, जबकि जो करोड़ों लाखों लोग हैं वो सफ़र करते हैं, हर रोज़ गरीबी से जूझते हैं। बिलियनर्स की वर्ब है स्पेंड या डू स्पेंड। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो आपको शुरू करना पड़ेगा वाई से। सवाल पूछा ना ऐसा क्यों होता है, और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। जब भी क्वेश्चन मार्क दिखे सेंटेंस में इन्वर्जन करना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब निकलेगी और सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। कह रहा है जी थॉर्स्टन वॉबलेंस द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास एक्सप्लेन्स इट इज़ ऑल अबाउट शोइंग ऑफ। थॉर्स्टन वॉबलेन नाम का जो दार्शनिक था, जो इकोनॉमिस्ट था, उसकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास, लीजर यानी आराम पसंद, आराम करने वाली। कह रहा अगर आराम पसंद क्लास की थ्योरी समझें इस दार्शनिक की, तो वो ये एक्सप्लेन करती है कि ये सब का सब कुछ है शो ऑफ करने के लिए, आडंबर या दिखावे के लिए।
ये भी नहीं चाहते कि इतना पैसा लगे, पर ये इसलिए लगाते हैं ताकि देश और दुनिया देखे और लोग हमें देख करके हसरत भरी निगाहों से, है ना, हमारे लिए सोचें। लीजर क्लास की वो एक्सप्लेन सीट की वो इज शो ऑफ करना, बोस्ट करना, फ्लॉन्ट करना, दिखावा करना। कह रहा है माइकल जे सैंडल्स द टिरेनी ऑफ मेरिट ब्लेम्स द एंटाइटलमेंट मेंटेलिटी ऑफ द रिच। कह रहे फिर दूसरे अगर आर्टिस्ट की किताब देखें जिनका नाम है द टिरेनी ऑफ मेरिट। टिरेनी यानी तानाशाही, मेरिट का मतलब है योग्यता। आपको योग्यता से कुछ मिला और फिर आप बन गए तानाशाह, है ना, ये टिरेनी ऑफ मेरिट। ये जो टिरेनी ऑफ मेरिट नाम की किताब थी, ये ब्लेम करती है इस चीज़ को, किस चीज़ को, एंटाइटलमेंट की मेंटालिटी को। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है हकदारी, पात्रता। तो इनकी पात्रता की मेंटालिटी होती है रिच की। इनको लगता है कि यार हमने मेहनत से कमाया ना, इसको उड़ाएं क्यों नहीं, इसको उड़ा के दिखाएं सबको कि हमने कमाया है। यही है टिरेनी ऑफ मेरिट। जैसे ही मेरिट होकर के मेरिट आपको मिलती है, आप बड़ा पद बड़ा पैसा पा लेते हैं ज़िंदगी में, तो आप डिक्टेटर होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर नहीं दिखाया मैंने डिक्टेटरशिप तो फिर ये तो सब खराब हुआ, क्यों मिला मुझे। तो ये किताब है, ठीक है। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है हकदारी या पात्रता, प्रिविलेज। कह द कुरान अ मिलेनियम एंड अ हाफ अगो सजेस्टेड वेल्थ इज गॉड गिवन हेल्थ इन ट्रस्ट फॉर द पुअर। कह अगर कुरान की बात करें, एक होली बुक है कुरान, कह रहे इस कुरान होली बुक की बात करें, द लगा हुआ है, होली बुक से आगे हमेशा आप द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, द कुरान। कह रहे जो कि लिखी गई थी 1.5 मिलियन अगो, 1500 साल पहले, लगभग 6वीं शताब्दी में लिखी गई थी शायद, है ना। कह रहे इसने सजेस्ट किया कि वेल्थ जो है, जो पूंजी है, जो धन है, वो भगवान का दिया हुआ होता है, और जो हेल्ड इन ट्रस्ट होता है गरीबों के लिए। आपके पास रखा हुआ है ना, तो आपने रखा हुआ एक ट्रस्ट की तरह, है ना, एक, समझ गए ना, भगवान ने आपको दिया एक उसका जिम्मेदार बना करके, और दिया गरीब के लिए ही है, आपके लिए नहीं दिया, आपके पास तो है ही वो सारा ऑलरेडी। तो ऐसा कुरान का कहना है। कुरान की वो है सजेस्टेड, वेल्थ की वो है यस। चलिए, मिलेनियम यानी 1000 साल, मिलेनियम एंड हाफ मतलब 1500 साल। होली स्क्रिप्चर्स बुक्स के आगे हमेशा द लगेगा। द गीता, द कुरान, द महाभारत, द तोरा, द बाइबल, है ना, जो भी आप लिखना चाहें। कह रहा है जी ओनली वन कैन होप दैट माइकल सैंडल्स मॉरल फिलॉसफी विल सूनर देन लेटर गेट द बेटर ऑफ द इंडिविजुअलिज्म्स। कह रहा है जी वन जो है वो सिर्फ होप कर सकता है। वन कौन है यहाँ पे, वन का मतलब है कोई भी इंसान, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कह रहा है कोई भी इंसान सिर्फ ये होप ही लगा सकता है, आशा ही लगा सकता है कि माइकल सैंडल की जो मॉरल फिलॉसफी है, माइकल सैंडल की फिलॉसफी क्या थी कि अगर आपको मेरिट मिली तो आप तानाशाह बनोगे बनोगे, उस मेरिट का मजा लेने की होड़ में। तो माइकल सैंडल की जो फिलॉसफी है, ये कभी ना कभी सूनर देन लेटर, सूनर रादर देन लेटर का मतलब होता है जल्द ही या कभी ना कभी ये हावी जरूर होगी, गेट द बेटर ऑफ करेगी। नया फ्रेज है आपके लिए, गेट द बेटर ऑफ समवन, किसी पे हावी होना। और किस पे हावी होगी, ये हावी होगी या जीत लेगी उस इंडिविजुअलिज्म को दैट शेप्स द बिलियनर माइंडसेट, जो शेप करता है, ढालता है बिलियनर लोगों के सोचने के नज़रिए को। बिलियनर अपने बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होकर के सोचते हैं। जिस सोसाइटी से वेल्थ मिली है वो सोसाइटी उनके लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल होती है। तो कभी ना कभी हम ऐसा सोचते हैं, होप करते हैं कि ये बिलियनर लोग भी इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे और इनकी मॉरल फिलॉसफी जो है, इनके सोचने के तरीके पे कभी ना कभी ज़रूर हावी होगी। चलिए, वन की वर्ब है कैन होप, मॉरल फिलॉसफी की वर्ब है विल गेट द बेटर ऑफ समवन, किसी पे हावी होना, किसी पे जीत पाना। समझ गए ना। चलो, जब भी कोई चीज़ आप पे हावी होती है, जैसे आप में लालच हावी होगी, तो ग्रीड गॉट द बेटर ऑफ यू, लालच आप पे हावी हुई और आपने लालचीपना दिखा दिया। आप पे भूख हावी हुई तो आपने खाना खा लिया, द हंगर गॉट द बेटर ऑफ मी एंड आई एट दैट केक, है ना। इस तरीके से इस फ्रेज को आप यूज़ कर सकते हैं, गेट द बेटर ऑफ समवन, किसी पे हावी हो जाना। सूनर देन लेटर या सूनर रादर देन लेटर, रादर भी लग जाता है, ऑप्शनल है बीच में। इसका मतलब होता है जल्द ही, बहुत जल्द, है ना, इसको बोलते हैं बहुत जल्द। चलिए रैप अप करें क्लास को। वोकैब का खजाना था आज की क्लास में। कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं और मैं इनको मिस कभी भी नहीं करता, हमेशा पैनी निगाहों से ढूंढता रहता हूँ ऐसे आर्टिकल्स में, जहाँ भी नेट पे मिल जाए आपसे शेयर करूँ। मेन आर्गुमेंट क्या है इस आर्टिकल का, बिलियनर्स के बिहेवियर को लेकर के भारत में क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल बिलियनर्स के बारे में। वो बहुत लोगों की भलाई में खर्च कर पाते हैं, वो रियलिटी जो है पॉवर्टी की उससे कटे हुए हैं, वो प्राइमरली फोकस्ड हैं अपनी पूंजी को बढ़ाने पे, और वो इनडिफरेंट हैं सोसाइटल इश्यूज़ के लिए, समाज के इश्यूज़ के लिए। देखो, इसमें हो सकता है आंसर 3 सही लग रहे हो आपको लग रहा हो बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन क्या कर रहा है, मेन आर्गुमेंट पूछी है, सेकेंडरी आर्गुमेंट नहीं पूछी, मेन आर्गुमेंट। एक बार खुद से ट्राई दो इस क्वेश्चन को।
वीडियो को पॉज करो, बीच में पॉज का बटन है, दबाओ उसको, है ना, खुद से ट्राई देना है। देखो जी, मेन आर्गुमेंट इस आर्टिकल का ये है, बताने वाला आंसर। मेन आर्गुमेंट ये है कि वो समाज की पॉवर्टी की जो रियलिटी है उससे डिस्कनेक्टेड है। सोसाइटल इश्यूज़ तो बहुत होंगे, दहेज भी सोसाइटल इश्यूज़ है, समाज में क्राइम भी सोसाइटल इश्यूज़ है, इनकी बात थोड़ा ना कर रहे हैं। सोसाइटल इश्यूज़ तो बहुत हो सकते हैं, उनसे थोड़ा ना इंडिफरेंट है ये। करप्शन भी एक सोसाइटल इशू है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम तो गरीबी का जो इशू है उसकी बात कर रहे हैं। ये गरीबी के इशू से डिस्कनेक्टेड है, इनको समझ नहीं आता, गरीब लोग इनके लिए समाज में एग्जिस्ट नहीं करते। बी आंसर है। कह रहे जी, व्हाट ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन वेल्थ डज द कुरान प्रोवाइड। कुरान जो है वेल्थ पे कौन सा वैकल्पिक नज़रिया प्रोवाइड करती है, जैसा आर्टिकल में मैंशनड है। कुरान के हिसाब से वेल्थ जो है, मतलब वेल्थ क्या है, इन चारों में से आपको क्या लगता है वेल्थ क्या होगी? चलिए, द कुरान का ऐसा कहना है वेल्थ इज़ अ रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आंसर कहीं नहीं लिखा हुआ, मतलब ये कहीं मेंशन नहीं है। इट इज़ अ साइन ऑफ मेरिट, वेल्थ एक साइन है, एक निशान है आपकी योग्यता का, गलत बात है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये ज़रूर लिखा हुआ है वेल्थ इज़ गॉड गिवन एंड शुड बी शेयर्ड विद द पुअर। ठीक है, सी आंसर बनेगा। वेल्थ इज़ टू बी होर्डेड फॉर पर्सनल गेन, वेल्थ को इकट्ठा कर लो अपने खुद के गेन के लिए, ऐसा कहीं किसी किताब में लिखा नहीं हो सकता। चलिए, अब क्वेश्चन आएंगे अपने वोकैब के। इनएफेबल, वो सारे वर्ड्स करवाए थे, इनडिस्पेंसिबल, इनएक्सप्लिकेबल, अनकॉम्प्रीहेंसिबल, याद है ना, इनडेलिबल, लास्ट में है द इनएफेबल। मुझे पता आप भूल गए उसको, पर आज आपसे पूछा है, फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर भी डाल दिया है, पहले खुद से ट्राई दे लो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। ऐसी चीज़ जिससे अलग ना हुआ जा सके, जो बहुत ज़रूरी हो, उसको क्या बोलते हैं? इन से ही शुरू होगा और एबल से ही ख़त्म होगा, ढूंढ लेना इसका, है ना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाला है। वैनिटी का मीनिंग पूछा है, बोर्जुआ, नप्शल या ह्यूब्रिस, इस वर्ड का मीनिंग बताओ। स्पेंड थ्रिफ्ट कौन होता है, उसका एंटोनिम बताना है आपको। अगर वो फिजूल खर्च है तो इसका एंटोनिम होगा किफ़ायती, अगर स्पेंड थ्रिफ्ट किफ़ायती है तो इसका एंटोनिम होगा फिजूल खर्च। तो एक्स्ट्रा वेजेंट, फ्रूगल और प्रॉफिकेट, तीनों में से आपको एक वर्ड निकालना है। मेंस लेवल के क्वेश्चन है भैया, ये थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, कर लो, कोशिश करो, फिर आंसर से चेक करो, फिर चारों वर्ड्स का मीनिंग देखो, दिमाग में तभी बैठेंगे। और ये सारे वर्ड्स आपको वोकैब शीट में ऑलरेडी करवा दिए गए हैं, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ करवाए गए हैं। गेट द बेटर ऑफ समवन समथिंग, इसका मीनिंग पूछा है फ्रेज का, अभी लास्ट में आया था। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर मिलेगी 5% की वजह से, दूसरी एरर आपको मिलेगी इस रामायणा नाम के वर्ड के आसपास, इस होली बुक के आसपास, और तीसरी मिल सकती है 19 टाइम्स इस वर्ड की वजह से। चलो, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट से चेक करके अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करना और बताना। क्लास कैसी लगी आज की, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। पूरी देखने वाले बच्चे जो लास्ट तक साथ में रहते हैं क्लास में, पीडी लिखा करो सर पूरा देखा, और पीडीआई भी लिख सकते हो सर, इंटरेस्टिंग लगा और सब कुछ समझ आया। ये आपका फीडबैक देने का जरिया है, ज़रूर से इसका इस्तेमाल करें। और हाँ, इस पूरे मामले पे आपका क्या नज़रिया है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था, इसको 4 से 5 सेंटेंसेज में ज़रूर से लिखे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं और सभी लोग जानना चाहेंगे आपकी ओपिनियन ऑन दिस इशू। इंग्लिश में लिखेंगे तो कोशिश करेंगे आपको फीडबैक भी दें आपकी